Welcome to SkyMet. In today's podcast, we discuss about that Ramban tragedy. I am AVM GP Sharma, President Meteorology and Climate Change, and with me is Mahesh Palawat. The massive the tragedy which we had last Sunday. Tourists got stranded, the vehicles got buried under malba and debris, the highways got blocked, communication got disrupted, everything came to almost a standstill. It keeps giving us a wake-up call that not to mess with, not to tamper with the fragile ecosystem of the mountains. Anyway, that's besides the point. We will focus more on the weather aspects of this tragedy, as it's very, very relevant and the season has just started. Possibly we need to exercise caution and pay more attention as the pre-monsoon season, and then we go into the monsoon season as such. इस पॉडकास्ट में हम जैसे शर्मा सर ने बताया कि हम बात करेंगे जो रामबन में ट्रेजिडी हुई थी। अब जब हम जम्मू से श्रीनगर जाते हैं तो बीच में रामबन पड़ता है, और वहाँ पर जो लैंडस्लाइड और मड स्लाइड हुआ था, बादल फटा था, उसके कारण जो नुकसान हुआ था और जो टूरिस्ट फंस गए थे, मलबे में गाड़ियाँ दब गईं और बहुत ज़्यादा जान माल का नुकसान हुआ था। तो इस सब के बारे में इसमें बात करेंगे। और जैसे कि मालूम है कि अब प्री मानसून सीजन शुरू हुआ है और इस तरह के वेदर इवेंट और ज़्यादा होते रहेंगे, और जैसे जैसे हम मानसून में आगे बढ़ेंगे तो मानसून में भी अक्सर देखा जाता है कि बादल फटने की घटनाएं और इस तरह का जो लैंडस्लाइड, मड स्लाइड बहुत ज़्यादा पहाड़ों पर देखने को मिलता है, और मैदानी इलाकों में भी है, लेकिन पहाड़ों पर यह ज़्यादा खतरनाक होता है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसके क्या कारण है और क्यों ये होता है। हालांकि लैंडस्लाइड्स हाँ वेदर की वजह से ज़रूर होती हैं, कुछ और कारण भी रहते हैं। जैसे पूरा का पूरा हिमालयन रीजन जो है ये सिस्मिक एक्टिविटी के लिए जाना जाता है, हाई सिस्मिक एक्टिविटी। और जब भी अगर सिस्मिक एक्टिविटी हो, अर्थक्वेक्स हो, तो उसके कारण भी लैंडस्लाइड्स होते हैं, उसके कारण भी होते हैं। और जो वॉल्केनो एक्टिविटी होती है उसके भी रीज़न है लैंडस्लाइड का, बट वो हमारे रीजन के लिए ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि हमारे ज़्यादातर एरिया नहीं है वॉल्केनो से जो प्रभावित है। हाँ, दूसरे कारण हैं डिफॉरेस्टेशन है, और आप कहेंगे तो हम जो भी माउंटेन स्लोप्स हैं जिसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से वो स्लोप्स जो हैं फ्रेजाइल हो जाते हैं, और उसके कारण जो लैंडस्लाइड्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। उनके देयर आर मोर रीजन्स टू बिलीव दैन देयर आफ्टर दैट ओके वी आर मेकिंग इट more vulnerable to the landslide, those areas. But all these things, and along with that, weather is the main culprit. And weather means it could be in various forms, various scales, intensity, be it heavy hailstorm, be it heavy snowfall, and it could be even heavy rain and thundershower. You see, what I say is mountains are very, very mysterious. To calculate the risk of high intensity weather, इस बार जैसे हमने कह रहे हैं कि ज़्यादातर क्लाउड बस्ट हुआ है, और हर बार ऐसा ही होता है। हम कहते हैं कि क्लाउड बस्ट है, लेकिन ये एक ऐसा फिनोमेना है जिसके बारे में जानकारी देना बहुत मुश्किल है। एक समय था, आप कुछ साल पहले की बात करें तो केवल एक वेदर रेडार था, शायद श्रीनगर में आया था सबसे पहला वेदर रेडार। उसके बाद से इन क्षेत्रों में हैं जम्मू, लेह, श्रीनगर, जोत, और आगे जाएं तो मुक्तेश्वर में भी है, लैंसडाउन में भी है, कुफरी है, मुरारी है, जोत रीजन में है। लेकिन क्या हमने कभी भी किसी ने क्लाउड बस्ट होने की वार्निंग दी है कि क्लाउड बस्ट होने वाला है? नहीं। हाँ, हैवी रेन की वार्निंग ज़रूर आती है। क्लाउड बस्ट एक हैवी रेन की ही एक फॉर्म है, लेकिन वो एक्सट्रीमली हैवी रेन। वैसे तो मेजर भी दिया हुआ है कि लगभग 100 मिलीमीटर बारिश हो 1 घंटे के अंदर, उस रेट से अगर बारिश हो तो क्लाउड बस्ट में आता है। लेकिन बहुत मुश्किल है। जैसे मैंने कहा, माउंटेन्स आर वेरी वेरी मिस्टीरियस। द कॉम्प्लेक्सिटी
of weather increases manifold in the mountains. The other weaknesses we discuss as we go through this podcast. What are the other weaknesses? What are the areas, gray areas, which make us more vulnerable to these inclement weather conditions? तो ये जो लैंडस्लाइड है, मड स्लाइड है, ये ट्रिगर होती है एक तो सेस्मिक जोन में आता है, सेस्मिक जोन 5 में आता है, पूरा हिंदुकुश से लेकर के अरुणाचल प्रदेश का जो एरिया है, जो हिमालय की तराई के जितने भी इलाके हैं, क्योंकि इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट का यहाँ पर जोड़ है, तो सेस्मिक एक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। यानी कि सेस्मिक एक्टिविटी का मतलब है कि भूकंप आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो कभी कभी भूकंप के कारण, यानी वेदर एकदम क्लियर है, एकदम आसमान साफ है, उसके बाद भी इस तरह के जो पहाड़ सरकने की और ये दरकने की जो घटना है वो नॉर्मल हो जाती हैं। लेकिन ये जो इस समय इंसिडेंट हुआ था, ये बारिश के कारण हुआ था। और जैसे बोलते हैं कि बादल फटना एक होता है कि पहाड़ों पर बादल फट गया, तो ये बहुत ज़्यादा ये टर्म न्यूज़ में भी हमने सुना है, वैसे भी सुना है। तो बादल फटना और हैवी रेन में बहुत ज़्यादा एक डिफरेंस नहीं है। यानी कि लगातार अगर भारी बारिश हो रही है पहाड़ों पर, तो क्या होता है कि पहाड़ी इलाका ऐसा होता है कि जहाँ से भी पानी को एक चैनल मिलता है, ढलान मिलता है, तो जो भी बारिश होती है वो ढलान के रास्ते में वो सारा पानी इकट्ठा होकर एक नदी या स्ट्रीम जैसी बना लेता है और बहुत ज़्यादा वेग के साथ तेज़ी से चलता है और इतना ज़्यादा फोर्स होता है कि उसके साथ में जो भी चट्टानें हैं, मिट्टी है, पेड़ पौधे, सबको वो बहा ले जाता है। और रास्ते में जो भी अगर कोई बिल्डिंग है, छोटा मोटा घर है, तो उसको भी बहा ले जाता है, इतनी ज़्यादा उसमें कैपेसिटी होती है। जैसे सर ने बताया कि जो क्लाउड बस्ट है, उसी हैवी रेन को अब बादल फटना कब कहते हैं? जब 1 घंटे में 100 मिलीमीटर या उससे ज़्यादा बारिश हो जाए तो उसको बादल फटना कहते हैं। प्लेन एरिया में क्या होता है कि जैसे दिल्ली हो गया या बाकी जगह पर हो गया कि अगर इस तरह का बादल फटता है तो वो पानी जो है वो एक, क्योंकि प्लेन एरिया है तो उसमें वो एक तरह से आप ट्रैफिक जैम कर देता है, फ्लैश फ्लड वगैरह आ जाते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता। पहाड़ी इलाके में वो बहुत तेज़ी से नीचे आता है, इसीलिए नुकसान ज़्यादा हो जाता है। और जो हमने इकोसिस्टम ख़राब किया है, पहाड़ों पर अनप्लान्ड डेवलपमेंट किया है, और उससे भी ये जो घटना है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। थोड़ी बहुत बारिश भी कभी कभी लैंडस्लाइड और मड स्लाइड का कारण बन जाती है। अब क्योंकि पलावत ने जिक्र किया टेक्टोनिक प्लेट्स का, हिमालय बने ही उसके कारण थे। जो यूरेशिया और इंडियन प्लेट जो है, इन दोनों का जब कोलाइड करी थी उसके कारण ही हुआ। बहुत साल पहले है, मिलियंस ऑफ ईयर बिफोर, ओके। बट फिर भी जो हिमालयाज़ हैं सबसे यंग माउंटेन्स हैं। भारत की भी बात करें तो विंध्यास की बात करें तो वो ओल्डेस्ट हैं। वेस्टर्न घाट्स पूरा गुजरात से लेके जो केरल तक है वो भी हिमालय से ज़्यादा पुराना है। सबसे यंगेस्ट अगर कहें, हालांकि मिलियंस ईयर्स हैं जो इवन हिमालयाज़ भी 40-50 मिलियंस ईयर्स, बट जो पुराना जो उनकी बात कर रहा हूँ मैं वो बिलियंस में है। तो उसके कारण ही इनका जो हिमालयाज़ बने थे, और जो प्रोसेस अभी तक भी जारी है। अभी तक भी हम कई बार जो भूकंप आते हैं, जो जिसका जिक्र किया कि अर्थक्वेक आते हैं, वो इन्हीं प्लेट्स की मूवमेंट के कारण जब दोबारा ऐसी परिस्थितियां बनती हैं उसके कारण ही अर्थक्वेक आते हैं। और उसके कारण बहुत एक ये रीज़न बनता है जो लैंडस्लाइड्स है इन क्षेत्रों में। और नॉर्थ वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट, जो नॉर्थ वेस्ट का मतलब है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख रीजन, उत्तराखंड से लेके जो हमारा अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम रीजन है, और बीच में पूरा नेपाल का क्षेत्र, ये सभी उसमें आते हैं सिस्मिक जोन में। और ये सभी माउंटेन्स हिमालयाज़ के जो हैं वो वल्नरेबल हैं अर्थक्वेक को और लैंडस्लाइड्स को। हाँ, उसके अलावा जैसे अभी वाटर चैनल की भी बात की पलावत ने, तो जो डिफॉरेस्टेशन का मैंने जिक्र किया शुरू में, या अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन का जिक्र किया, उसके कारण क्या हो रहा है कि जो नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम है माउंटेन्स का, जो स्लोप्स का, वो बिगड़ गया है। पानी हमेशा अपना रास्ता खोज लेता है, पुराना रास्ता। आप कहीं भी लैंड रिफिल करो या कहीं कोई झील बनी है, लेक बनी है, स्ट्रीम बनी है, उसको आप अगर आल्टर करेंगे उसके सिग्नेचर, आप देखेंगे कि पानी जब भी भारी मात्रा में आएगा उसी जगह से ही जाएगा। और यही कारण है इसमें भी, पहाड़ों में भी,
हमने चेंज तो कर दिया, इकोसिस्टम तो चेंज कर दिया, लेकिन जब भी ऐसी परिस्थितियां बनती हैं, और मैं बार बार कह रहा हूं कि माउंटेन्स आर मोर मिस्टीरियस, वेरी डिफ़िकल्ट टू कैलकुलेट द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द स्लोप्स। बहुत दिन अगर बारिश चलती है तो भी इरोजन भी हो जाता है, स्लोप्स भी थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं और चांसेस बढ़ जाते हैं इन सभी चीज़ों के कि लैंडस्लाइड्स। और आए दिन अब हम उस सीज़न में आ रहे हैं जिसके कारण कि ये घटनाएं और थोड़ी बढ़ सकती हैं, ज़्यादा कॉशन बरतने की हमें ज़रूरत रहेगी। तो ये क्या होता है कि जो जब भी भारी बारिश होती है तो उसका भी कारण होता है, जैसे कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। इस समय क्या है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, हालांकि जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, इंटेंसिटी कम हो जाएगी, लेकिन अभी जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहे हैं वो काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। और कभी कभी इंडो साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी नॉर्थ इंडिया में बन जाता है, मॉइस्चर फीड आ जाता है, जो अरब सागर से भी मॉइस्चर फीड आ जाता है। तो क्या होता है कि ये दो जो कम्बिनेशन ऑफ वेदर सिस्टम है, यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, इंडो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, कभी कभी बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से भी नमी वहाँ पर पहुँच जाती है और एटमॉस्फेयर में थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी होती है, तो जो गरजने वाले बादल हैं वो काफ़ी ऊंचाई तक बन जाते हैं और वो कैपेबल होते हैं हैवी रेन के, हैवी डाउनपोर देने के और तेज़ हवाएं देने के, जिसको क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड कहते हैं। तो उनके कारण इस तरह का जो क्लाउड बस्ट होना या हैवी कंटिन्यूस रेनफॉल होना एक आम बात हो जाती है। और ये जब वर्टिकली डेवलप क्लाउड जब पहाड़ों में होते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि इनका मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। जैसे कि अगर आप यही अगर देखें कि क्यूमुलोनिम्बस या जो गरजने वाले बादल बने हैं, अगर हम देखें कि ये हिसार के आसपास बना है और अगर वो ये दक्षिण पूर्व की तरफ चल रहा है तो हिसार से लेकर के दिल्ली तक वो मूव करेगा अगले 3-4 घंटों में, तो उसमें जो पानी होगा वो इतने सारी जगह पर जाकर के डिप्लीट होगा, तो वो एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। लेकिन पहाड़ों पर क्या होता है कि वो ये जो वर्टिकली क्लाउड है वो कभी कभी जो अपर एयर कमजोर होने के कारण वो एक कॉलम ऑफ वाटर बन जाता है और वो मूव नहीं कर पाता। अगर वो हिल नहीं पाता तो जितना भी पानी है वो एक ही जगह वो बहुत तेजी से बरस जाता है, तो उसको बादल फटना कह सकते हैं या हैवी डाउनपोर कह सकते हैं। तो इस तरह की जो घटना है वो इस तरह के जो वेदर सिस्टम है उसके कारण हो जाती हैं। और जैसे जैसे हम मानसून में आएंगे, जैसे आपको याद होगा कि जो जून में हुआ था 2013 में हुआ था जो उत्तराखंड में केदारनाथ की जो त्रासदी हुई थी, तो वो भी मल्टीपल वेदर सिस्टम थे जिनके कारण इस तरह का जो बहुत ही ज़्यादा भयावह जो एक तरह घटना देखने को मिली थी। तो इस तरह की घटनाएं आगे रहेंगी और उसका और क्या कारण है वो सर आपको ढंग से बताएंगे। चेंज ऑफ एयर मास, एनी चेंज ऑफ एयर मास इंक्रीजेस द इंस्टेबिलिटी इन द एटमॉस्फेयर। अभी इस सीज़न की बात करें, प्री मानसून सीज़न, मैदानी इलाकों में तो गर्मी होती ही होती है, पहाड़ों में भी हम इसी सीज़न में ही देखते हैं कई जगह, हिमाचल में भी, जम्मू कश्मीर में भी हीट वेव कंडीशंस इनमें भी बनती हैं। क्यों बनती हैं? आम तौर पे कहें तो प्री मानसून की वजह से गर्म हवाएं रहेंगी वहाँ भी, पहाड़ों में भी। थोड़ा लिमिटेशन ये रहती है पहाड़ों में कि पैटर्न एक स्टेबल नहीं होता है, जो एयर फ्लो है वो स्टेबल नहीं रहता है, दी वेरिएशन जो है वो बहुत ज़्यादा है। इवन जो डेटा अवेलेबल रहता है पहाड़ों में एयर फ्लो, अगर श्रीनगर की ऊंचाई लगभग 6000 या उसके आसपास के क्षेत्रों में 8000 10,000 फुट है, तो डेटा अवेलेबिलिटी ही उस लेवल से शुरू होगी और शुरू के जो लेवल्स होंगे उसमें उसकी रिलायबिलिटी, एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं आएगी। डेंसिटी ऑफ नेटवर्क जो है बहुत कम रहेगा, जितना होना चाहिए फोरकास्ट के लिए वो नहीं रहेगा। सो ये सब लिमिटेशंस हैं। एक्यूरेसी की लिमिटेशन आ जाएगी, प्रेडिक्टेबिलिटी की लिमिटेशन आ जाएगी। रडार की रेंज भी एक रेस्ट्रिक्शन है कि वो पूरा रडार सक्सेसफुल नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि लाइन ऑफ साइट का इशू आ जाता है। जैसे मैंने जिक्र तो किया कितने रडार हैं, पर यूज में क्यों नहीं ज़्यादा आएंगे? क्योंकि उसकी अपनी एक लिमिटेशन है, उसका अपना एक एरिया है। सी बैंड रडार हैं ये सारे जो वैसे ही शॉर्ट रेंज के हैं, तो पर कितना एरिया कवर कर सकते हैं उसकी उतनी, प्लस उसकी ऑब्जर्वेशन जो है 24/7 होनी चाहिए। सब कुछ ट्रैक करने के लिए डिफ़िकल्ट एरिया में भी हर जगह रडार का पहुंच पाना वैसे तो संभव नहीं है, लेकिन
मंत्र तो यही है कि जितना आपका डेंसिटी ऑफ नेटवर्क ज़्यादा होगा उतनी आपकी प्रेडिक्शन जो है एक्यूरेसी है उतनी बढ़ेगी। अब प्री मानसून में जैसे मैं कहा कि जैसे ही कोई पश्चिमी विक्षोभ आता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आती है, तो चेंज ऑफ एयर मास, पहले तो वहाँ गर्म और इस तरह का खुश्क एयर मास था और उसको जब जैसे ही वो रिप्लेस होता है उसके कारण इंस्टेबिलिटी बढ़ जाती है। इंस्टेबिलिटी बढ़ने के कारण यही कन्वेक्टिव क्लाउड, यही थंडरस्टॉर्म और वो बिल्कुल वो उसको मल्टीफोल उसका पोटेंशियल उसका बढ़ा देते हैं। तो पर कितना बढ़ेगा इसको ये तो कह पाना बिल्कुल मुमकिन नहीं रहेगा कि कब क्लाउड बस्ट होगा कब नहीं होगा। कंडीशन ज़रूर फेवरेबल हैं और इसकी तो जानकारी हमने भी अपने वेबसाइट पे भी लिखा था, आर्टिकल भी लिखे थे कि इंक्लीमेंट वेदर कंडीशंस आर एक्सपेक्टेड ओवर जम्मू कश्मीर स्पेशली एंड पार्टली ओवर हिमाचल प्रदेश आल्सो इन इसी दौरान जब ये हैवी रेन हुआ है। लेकिन किस स्केल पे होगा, एग्जैक्टली कब होगा, ड्यूरेशन कितनी होगी, ये सब पकड़ पाना थोड़ा सा मुश्किल अभी भी है। तो हम शॉर्ट में यही बता सकते हैं कि ये जो इस तरह की घटनाएं हैं ये आम हो जाती हैं जब प्री मानसून सीजन होता है, मानसून आता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है। तो क्या होता है कि जैसे बताया कि एयर मास में चेंज होता है, गर्मी पहले ज़्यादा होती है, जैसे ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है या कोई साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनता है, नमी बढ़ती है, तो जो गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं, गरजने वाले बादल बनाती हैं और उसका इंडिकेशन मिल जाता है पहले 3 से 4 दिन पहले हम बता देते हैं। हमने अपनी वेबसाइट पर बताया था, मैंने वीडियो में बताया था कि भारी रेन होने वाली है, लैंडस्लाइड मडस्लाइड होगा, लेकिन कितना होगा, कितनी इंटेंसिटी होगी ये बताना मुश्किल होता है। लेकिन एक वार्निंग एक तरह से दे दी जाती है। तो उस समय के जैसे हमने बताया कि आपको कि 12 तारीख को अगर बताया कि 14 या 15 तारीख को बारिश हो सकती है या हैवी रेन हो सकती है, लैंडस्लाइड मडस्लाइड हो सकता है, तो वो होगा। लेकिन इंटेंसिटी कितनी होगी, किस जगह होगा, ये थोड़ा सा मुश्किल है। तो ये प्रिकॉशन लिया जा सकता है, पहले से अलर्टनेस रखी जा सकती है। तो इससे बचाव तो पूरी तरह से नहीं हो सकता, लेकिन हाँ अपने आप को सतर्क किया जा सकता है। तो इस तरह के जो वार्निंग्स हैं वो हम लगातार अपनी वेबसाइट पर, अपने वीडियोस में, आर्टिकल्स में देते रहते हैं और आगे भी देते रहेंगे। अभी प्री मानसून के बाद बहुत जल्द मानसून सीज़न आने वाला है। ये इंसिडेंट्स और बढ़ेंगे, पहाड़ी क्षेत्रों में और ज़्यादा रिस्क बढ़ जाएगा इन सभी फिनोमिना का, जिसमें कि लैंडस्लाइड हैं, मडस्लाइड्स हैं, रोलिंग स्टोन्स हैं, फ्लैश फ्लड्स हैं। इसके इंस्टेंसेस और भी बढ़ जाएंगे। क्यों? देखिए, अगर आप मानसून स्ट्रीम की बात करें, जैसे जैसे अभी शुरू होगा फर्स्ट वीक ऑफ जून से ऑनसेट, तो उत्तरी भागों में पहुंचते पहुंचते तो काफ़ी समय लग जाता है। मैं अगर बिल्कुल सटीक बात कहूं तो जम्मू कश्मीर के बहुत सारे क्षेत्रों में अपने आप मानसून नहीं पहुंचता है, नहीं भी होता है। उसको मानसून करंट वहाँ तक ले जाने का केवल और केवल एक कारण होता है, जो पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। उसके आते जब वो आता है, उसके सर्कुलेशन, उसके कारण जो हवाएं चेंज होती है, ट्रफ लाइन वहाँ तक भी पहुँचती है और तब हम कहते हैं अपने आप अगर हो तो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते मानसून करंट काफ़ी वीक हो गई होती है। तो इसलिए अपने आप तो नहीं आता, पर क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ चलते रहते हैं, उन दिनों में भी चलते रहते हैं और पूरे उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर रीजन में मानसून के दिनों में बहुत ज़्यादा सतर्कता बरतने की ज़रूरत रहेगी। लैंडस्लाइड के इंसिडेंट्स और बढ़ जाएंगे। सबसे ज़्यादा फ्रेजाइल जो एरिया है वो उत्तराखंड के माउंटेन्स हैं। हालांकि वल्नरेबिलिटी सब में है, हिमाचल प्रदेश में भी है, जम्मू कश्मीर में भी है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो एरियाज़ रहेंगे मानसून के दिनों में, वो हमें जो उत्तराखंड का क्षेत्र है उसके लोअर और मिड हिल्स वाले एरिया जो हैं उनमें ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत रहेगी। हम इस लिमिटेशन को साथ में लेके चलेंगे कि जो भी वेदर रेडार्स वहाँ लगे हैं, बिल्कुल सटीक जानकारी पाना उनके माध्यम से शायद संभव ना हो पाए। इसलिए जो भी अलार्म और अलर्ट उन एरियाज़ के लिए दिए जाएंगे इन दिनों में, आने वाले दिनों में, उसको सीरियसली लें और जितना हो सके अगर उस दौरान थोड़ा विज़िट ना करें उन दिनों उन क्षेत्रों को, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा।
तो ये था हमारा आज का पॉडकास्ट जो बादल फटने के बारे में और लैंडस्लाइड मडस्लाइड के बारे में था। तो इस तरह की और जो पॉडकास्ट है, जो भी आपको जिस तरह की जानकारी चाहिए आप कमेंट में लिखिए, हम उसी तरह के आपको जानकारी देते रहेंगे। आप यूट्यूब चैनल हमारा देखते ही हैं तो एप्पल पॉडकास्ट पर भी हैं, हम जियो सावन पे हैं, स्पॉटिफाई पे हैं। इन सारे चैनल्स को आप फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। धन्यवाद।